गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग पुनः अपनी पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से शुरू करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सारी स्थितियों से आप लोग परिचित हैं और शिक्षा बहुत जरूरी है, परिस्थितियां चाहे जैसी भी। तो ऑनलाइन ही सही, लेकिन आप लोग अपनी शिक्षा से जुड़े रहिए और शिक्षा से दूर मत होइए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र है जो व्यक्ति को जीवन में कभी पराजित नहीं होने देता है। तो चलिए हम लोग इस ऑनलाइन माध्यम से अपनी पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग साहित्य सागर पुस्तक की जो है संक्षिप्त कहानियों का पाठ 5 अपना अपना भाग्य, इसका अध्ययन करेंगे। 4 पाठ का अध्ययन आप लोग क्लास 9th में कर चुके हैं। आज 5वां पाठ अपना अपना भाग्य, इसका अध्ययन यहाँ किया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी कुछ दिन पहले नियमित कक्षाओं में बहुत सी चीजें आपको बताई गई हैं, पढ़ाई गई हैं। उसी क्रम में अध्यापकगण आपको लेखक के परिचय के विषय में बताए होंगे। उनका एक संक्षिप्त परिचय आपके सम्मुख प्रस्तुत किए होंगे, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से आपको परिचित कराए होंगे और पाठ का सारांश भी संभवतः बताए होंगे। तो चलिए आज हम अपना अपना भाग्य इस कहानी के सारांश से ही प्रारंभ करते हैं। देखिए, प्रस्तुत कहानी अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र कुमार जी की बड़ी ही चर्चित और प्रशंसित कहानी रही है। इस कहानी में जैनेन्द्र कुमार जी ने समाज के उच्च वर्ग के लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर निम्न वर्ग के लोगों के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। समाज में एक वर्ग ऐसा है जिसके पास सुख सुविधा की अनेकानेक वस्तुएं हैं, वहीं साथ ही साथ समाज का एक वर्ग ऐसा है जिसके पास जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं है। और उसी वर्ग को केंद्र में रखकर कथाकार ने इस कथा का सृजन किया है, जिसका शीर्षक है अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य इस कहानी के प्रारंभ में लेखक और उसका मित्र नैनीताल की संध्या का आनंद लेते हुए पार्क के किनारे बेंच पर बैठ गया है। लेखक उठ चुका है, वह होटल में जाकर आराम करना चाहता है, लेकिन उसका मित्र नहीं जाना चाहता है। वह नैनीताल की सुखद संध्या का, मनोरम संध्या का आनंद लेना चाहता है। उसी क्रम में उन्हें कोहरे से एक काली सी मूर्ति आती हुई दिखाई दी। पास आने पर पता चलता है कि वह कोई 10-12 साल का बालक है, जो गोरा चिट्टा है, लेकिन मैल के कारण काला पड़ गया है। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं और वह काफी दीनहीन मालूम पड़ रहा है। वह कहाँ जाना चाहता है यह भी पता नहीं चल रहा है। वह लड़खड़ाते हुए चल रहा है। लेखक का मित्र उससे वार्तालाप करता है तो उसके विषय में उसे ज्ञात होता है कि उसका घर वहां से अर्थात नैनीताल से 15 कोस दूर किसी गांव में है और उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है और कई भाई बहन थे। पिता उसे मारता था, रोता था, भोजन नहीं था, मारता था। माँ भूखी रहती थी, रोती थी। अर्थात उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, खाने के लिए भोजन नहीं था। वह अपने गांव के ही एक मित्र के साथ नैनीताल आया था और उसे 1 रुपया तनख्वाह और जूठा खाना मिलता था जहां वह काम करता था।
क्रम में वह आगे बताता है कि उसके मालिक ने उसके साथी को मारा और वह मर गया और उसे काम से निकाल दिया। तो लेखक का मित्र उसे काम दिलाने का आश्वासन देते हुए अपने वकील मित्र के पास ले जाता है। संभवतः वकील मित्र को किसी नौकर की आवश्यकता थी, इसलिए लेखक और उसका मित्र उस पहाड़ी बालक को लेकर वकील साहब के पास जाते हैं। वकील साहब अपने कमरे से झुलाते हुए आते हैं और उनसे पूछते हैं कि भी क्या बात है, क्यों आप लोग फिर आ गए? तो लेखक का मित्र कहता है कि यह है नौकर, आप नौकर के विषय में कहे थे, यह नौकर है। अर्थात उनके कहने का मतलब था कि उसे आप नौकरी पर रख लीजिए। वकील साहब झुझलाकर कहते हैं आप इसके विषय में जानते हैं? तो कहते हैं हम नहीं जानते, लेकिन हाँ यह कह सकते हैं कि यह अच्छा है, यह नेक है। वकील साहब झुझलाते हुए कहते हैं कि आप पहाड़ियों को नहीं जानते हैं, वे बहुत शरारती होते हैं। आज इसे हम नौकरी पर रख ले, कल यह मेरा सब कुछ सामान लेकर चंपत हो जाएगा। अर्थात वकील साहब को अविश्वास है उस पहाड़ी बालक को लेकर, वे उसे नौकरी पर नहीं रखते हैं। वह वहां से चला जाता है। लेखक और उसका मित्र ये दोनों भी अपने कमरे में, होटल के कमरे में चले जाते हैं आराम करने के लिए। और सुबह जब वे वहां से निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक पेड़ के नीचे 10-12 वर्ष का कोई पहाड़ी बालक ठंड से ठिठुर कर मर गया और जिसके सीने और छाती पर बर्फ जमी हुई है। मानो यह प्रकृति संसार की बेहयाई को छिपाने के लिए बर्फ के रूप में उसके लिए कफन की व्यवस्था कर दी। पाठ की अंतिम लाइन है जो आपके पुस्तक में नहीं दिया गया है, आप लोग लिख लीजिएगा, सब सुना और सोचा अपना अपना भाग। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज समाज की यही स्थिति है कि समाज के लोग निम्न वर्ग की सहायता करने के बजाय जब उसके साथ कोई दुर्घटना इत्यादि हो जाती है तो वे उस दुर्घटना को उसके भाग्य का नाम देकर अपनी जिम्मेदारियों से बच जाते हैं, जो कि अनुचित है। तो यह पाठ का एक संक्षिप्त सार आपके सम्मुख रहा। इसके अलावा हम 2 बिंदुओं पर आज आपसे चर्चा करेंगे। पाठ से मिलने वाली शिक्षाएं। देखिए बच्चों, इस पाठ में लेखक ने हम सभी मनुष्यों को यह सीख दिया है कि हमें व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर नैतिकता, परोपकार और सामाजिक जिम्मेदारियों को जानना चाहिए और समाज के दीनहीन वर्ग का हर संभव हमें मदद करना चाहिए। उनके साथ अगर कोई घटना घटित हो रही है तो उसे हम उसके भाग्य का नाम देकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते हैं, अपितु हमें समाज के उस वर्ग की यथासंभव सहायता करनी चाहिए। तो प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक समस्त पाठकों को यह संदेश देता है, यह शिक्षा देता है कि हमें व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर नैतिकता, परोपकार और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के विषय में जानना चाहिए और समाज के दीनहीन वर्ग की यथासंभव हमें मदद करनी चाहिए। दूसरा है पाठ का उद्देश्य। देखिए, जैसे हमारा जीवन का कोई भी कार्य निरुद्देश्य नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार कथाकार के कथा लेखन का एक उद्देश्य होता है। उस पाठ उद्देश्य को लेकर कथाकार कथा लेखन का कार्य करता है। तो इस कहानी के कथाकार जैनेन्द्र कुमार जी का कथा लेखन का उद्देश्य सामाजिक विषमता को उजागर करना है। यह दिखाना है कि किस तरह हमारे समाज में आज 2 वर्ग हैं, एक अमीरों का, एक गरीबों का। समाज का एक वर्ग ऐसा है जिसके पास सुख सुविधा के अनेकानेक साधन हैं,
तो साथ ही साथ वही समाज का एक वर्ग ऐसा है जिसके पास जीवन जीने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं है, यहां तक कि उन्हें खाने के लिए भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। तो पाठ का उद्देश्य अगर एक शब्द में कहा जाए, एक वाक्य में कहा जाए कि प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य क्या है, तो प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य सामाजिक विषमता को उजागर करना। आज हमारे समाज में दो वर्ग हैं, एक अमीरों का, एक गरीबों का। एक समाज का ऐसा वर्ग है जिसके पास सुख सुविधा के अनेक साधन हैं, तो वहीं समाज का एक वर्ग ऐसा है जिसके पास जीवन जीने की आवश्यक चीजें भी नहीं है, अर्थात जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी नहीं हो पा रही है। उनका जीवन बद से बदतर होता जा रहा है। इसी क्रम में एक प्रश्न और हम लोग विचार करेंगे। शीर्षक का औचित्य, या कह सकते हैं पाठ का शीर्षक अपना अपना भाग्य उचित है या नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ का शीर्षक अपना अपना भाग्य सर्वथा उचित है, क्योंकि आज समाज में यही है कि जब किसी गरीब के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं वे अपने जिम्मेदारियों से बचने के लिए उस दुर्घटना को उसके भाग्य से जोड़ देते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से बच जाते हैं। उसी को केंद्र में रखकर इस कहानी को लिखा गया है। इस तरह से इस कहानी का शीर्षक अपना अपना भाग्य सर्वथा उचित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कॉपी बना चुके हैं और कॉपी में जहां तक है आप लोग लेखक का जीवन परिचय लिख चुके होंगे। तो आपको कॉपी में 3 प्रश्न करने हैं। कहानी का सारांश लिखना है, 3 प्रश्न में 4 प्रश्न करने हैं। कहानी का सारांश लिखना है। सेकंड प्रश्न होगा पाठ से मिलने वाली शिक्षाओं को अपने शब्दों में लिखिए। तीसरा प्रश्न होगा पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न होगा शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। तो इतना लेखन कार्य आप अपने कॉपी में अवश्य कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।